स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो साइंस थर्सडे में। आज हम लोग बात करेंगे हीट को कूलिंग के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी है, गर्मी से बर्फ़ कैसे बना सकते हैं, तो आइए इसे समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए प्रॉब्लम क्या प्रॉब्लम है कि हमारा पूरा प्लेनेट गर्म हो रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब अगर कोई डिनाई करता है तो इस लाइक सर उससे बात करने का कोई मतलब नहीं है, मतलब हो गया है सर। कई नदी गायब हो चुकी हैं, भूंज जा रहा है टेम्परेचर। ये भारत का 1-2 साल पहले का है, ये सब लैंड टेम्परेचर है। वो इतना ज़्यादा ट्रिप करने लगा सैटेलाइट डेटा को कि भैया कंप्यूटर कंफ्यूज हो रहा है कि हम इसमें कौन रंग दें। मतलब रंग बनाया गया था कि ब्लैक में 50 डिग्री सेल्सियस है, सर ब्लैक तो आप दिखा दिया, वो क्या दिखाए वाइट कर दे रहे हैं, क्लिप कर रहा है डेटा। क्योंकि मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है 60-70 डिग्री सेल्सियस आपका लैंड टेम्परेचर हो। तो समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है? इसका फ़र्क पड़ता है कि अब कूलिंग जो है कंफर्ट नहीं है, नेसेसिटी है। यानी कि अगर आप इस तरह का जो है, और बाय द वे ये 1-2 साल पुराना है, तो इस साल जितना भी सिम्टम्स है वो कह रहा है कि हमारी लगने वाली है। अगर बच्चे स्कूल सब में है, स्कूल का बिल्डिंग इतना धिपता रहेगा कि उन पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और 1-2 साल बाद तो वो नेसेसरी हो जाएगी, एसी और कूलर भी शायद ही काम कर पाए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कंफर्ट का बात अब नहीं है। जैसे पहले होता था एसी कंफर्टेबल के लिए, अब वैसा नहीं रहेगा, अब नेसेसिटी हो जाएगा। यानी एसी नहीं चल रहा है, आप लटक जाएंगे। तो ये है। और रहा बात कि अगर हर कोई एसी लगाने लगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पूरा 1.5 अरब लोग हैं, ये सब के सब एसी लगाने लगे, तो सबके सब जल जाएंगे, क्योंकि फीडबैक लूप है उसमें। तो फीडबैक लूप को हमें सब सुधारना है भैया, फीडबैक लूप को सुधारना पड़ेगा। तो बेसिकली उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि लेस हार्मफुल तरीके से ठंडा करना है। यानी कि ठंडा तो आपको करना ही है, लेकिन कुछ ऐसा करो जिसमें फीडबैक बहुत कम हो या ना हो। तो हमें वही करना है, क्योंकि नॉर्मल एसी क्या करता है, बिजली खाता है। बिजली कहाँ से आता है? मेजॉरिटी केस में बिजली आपका कोयला जला के आ रहा है, या कुछ भी करके आ रहा है। तो वो उसमें पहला प्रदूषण निकल गया, वो आपका बाद में बैंड हो जाएगा। फिर आपने जो रेफ्रिजरेंट यूज़ किया, इतने ज़्यादा लोग रेफ्रिजरेंट लीक करते रहेंगे, ओजोन का भी बैंड बजेगा। और बहुत सारे रेफ्रिजरेंट हैवी ये होते हैं, क्या बोलते हैं आपका, ग्रीन हाउस इफेक्ट देने वाले रहते हैं, तो वो भी बैंड बजेगा। और फिर वो कर क्या रहा है, वो गर्मी अंदर से खींच के बाहर निकालते रहा है। वो जितना गर्मी अंदर से खींच के बाहर निकालेगा, बाहर का टेम्परेचर उतना बढ़ते जाएगा। आपका घर के अंदर एनर्जी उतनी लीक करेगी, आपका बैंड बजने लग जाएगा। तो वो फीडबैक को हमें थोड़ा सा दबाव डालना है। मतलब कि ऐसा शायद ही कर सकें, एक ही दो टेक्नोलॉजी है कि आपको वो समस्या सॉल्व कर दे, लेकिन मेजॉरिटी केस में हम लोग को ऐसा ही चाहिए जिसमें फीडबैक लूप कम हो। ठीक है, मतलब कि कम हार्मफुल हो, ज़्यादा नहीं हो। और हम लोग को कूलिंग चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करते तो हीट स्ट्रोक का खतरा सब पे आ रहा है। जैसे कि सिंपल समझिए कि 20 डिग्री सेल्सियस अगर आपका एयर टेम्परेचर है, तो आपका बॉडी का कोर ठीक ठाक रहता है। वहीं पे आप 20 से 30 आता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपका कोर टेम्परेचर अब एलिवेटेड है। तो ये एक सीरियस बात आपको समझना पड़ेगा। टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि अरे यार मर्द को दर्द नहीं होता, 100 डिग्री संभाल लेंगे। नहीं सर जी, आपका कोर टेम्परेचर ओवर हीट हो जाए, टैं हो जाएंगे। जैसे कि इंडिया में काफ़ी टाइम तक आप लोग देखते होंगे, ठंड में होता था कि लोग चले गए, अब होने लगे गर्मी में लोग जाने लगे, 10 लोग 15 लोग, और एक बोल रहे नहीं, जिस स्पीड से बढ़ रहा है आराम से मैं देख सकता हूँ 20-30 होते तक 100-150 लोग जाने शुरू हो जाएंगे, शुरू होंगे। उसके बाद वो नंबर बढ़ते जाएगा। तो हमें कुछ वही करना है। और बाय द वे एक दूसरी बात भी हमको समझना पड़ेगा, टेम्परेचर सिर्फ एक वेरिएबल है। अगर आप उस जगह पे जहाँ टेम्परेचर 40 डिग्री है, बोलेंगे उतना तो बुरा नहीं है। नहीं, 40 डिग्री मैं जहाँ पे हूँ वहाँ उतना बुरा नहीं है, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत कम है, सूखा है। यही अगर आपका ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, यानी कि 80% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पहुँच जाता है, जैसे आपका कुछ कुछ जगह मुंबई में हो या कोलकाता में हो, वो हीट स्ट्रोक के पास ले आता है सेम 40 डिग्री पे। तो समझना बहुत ज़रूरी है, ह्यूमिडिटी भी संभालना है आपको। तो ये एक बहुत सीरियस बात है। आप हैंडल नहीं कर सकते, हम संभाल लेंगे कोई दिक्कत ना ना, चले जाएंगे ऊपर। और हम लोग को कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हीट से ही काम करें, क्योंकि आपका जो कूलिंग होती है वो हो क्या रहा है, आप किसी चीज़ को ठंडा नहीं, गर्मी डाल सकते हैं, ठंडा नहीं कर सकते। ठंडा का मतलब उससे गर्मी खींच के निकाल दो, ठंडा डाला नहीं जाता है, आप गर्मी बस निकालते हैं। तो क्यों ना गर्मी से ही गर्मी को निकाला जाए। तो यही हमें करना पड़ेगा। मतलब बेसिकली वो जो फीडबैक लूप है कि और गर्मी को मतलब गर्म करो बाहर को, फिर उसको और ठंडा करने के लिए कोशिश करो अंदर, वो तो होगा नहीं ना। फीडबैक लूप गंदा है, हमें फीडबैक लूप अच्छा चाहिए। तो अब बात करते हैं हीट पंप का। तो हीट पंप बेसिकली समझिए एसी क्या कर रहा है, जैसे यहाँ एक एसी चल रहा है, अंदर का हवा मतलब गर्मी खींच के बाहर डाल दे रहा है, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रहा है। अब रहा बात कि इसको करने के लिए हम लोग वेपर कंप्रेशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं? क्योंकि ये सबसे इफ़िशिएंट है। हम लोग आग से ही बर्फ़ बनाते थे, लेकिन ये बाद में आ गया, यानी कि रेफ्रिजरेशन साइकिल। और ये इसलिए यूज़ करते हैं, इसका COP बहुत अच्छा होता है, शुरू में होता था। यानी कि आपका अंदर ठंडा ये बहुत कर देगा और बाहर गर्मी आराम से डाल पाएगा।
और इसका कोएफिशिएंट यानी कि आपने 1 किलोवाट डाला, कितना गर्मी वो खींच के निकाल पा रहा है, वो 2, 3 या 4 तक होता था, जिसे हम लोग कहते को-अप होता था। अब बस दिक्कत ये हो गया कि बाहर का टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है तो आपका सीओपी घटने लगता है। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कुछ जब एक टाइम होता था कि गर्मी में 31 डिग्री सेल्सियस 34, आपका सीओपी 4 रह रहा है, अब 50 पहुंच रहा है, सीओपी आपका 2.6 पे आ रहा है। और ये भी बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सिस्टम है। नॉर्मल घर का एसी 50 डिग्री पे हाथ खड़ा कर देता है कि सर हम नहीं संभाल सकते। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आउटडोर टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, यानी कि जहाँ पे कंडेंसर गर्मी डालने की कोशिश कर रहा है, सीओपी घटता जा रहा है, यानी कि आपका बिजली बिल जाता है, सेम एसी रहेगा लेकिन बिल जाता है क्योंकि गर्मी निकाल ही नहीं पाएगा। तो उसका पेनल्टी क्या है, वो ज़्यादा देर चलेगा गर्मी पंप करने के लिए। आपने अंदर सेट कर दिया 24 डिग्री सेल्सियस, उसको मान लिया पहले जब यहाँ पे थे बेयरली 15 मिनट का साइकिल देता था, ठंडा हो जाता था। अब बेचारा 30-40 मिनट, और ओवर हीट के कारण वो अपने आप को बंद करेगा। ये नहीं कि कूल हो गया, वो लाइक नहीं सर थोड़ा रुकिए नहीं तो मोटर जल जाएगा। तो ये एक सीरियस समस्या आता है। यानी कि अगर टी डेल्टा बहुत है, यानी कि आप अंदर 25 रखना चाहते हो बाहर 50 है, उसका बैंड बच जाता है। टी डेल्टा कम है, जैसे मान लीजिए बाहर 30 ही है, 30-35 में कोई टेंशन नहीं है। 10 डिग्री का अगर टी डेल्टा है, अंदर आप 25 चाहते हैं, बाहर 35 है, कोई दिक्कत नहीं है, कम बिजली आएगा खाएगा और आराम से एसी चलेगा भी। वहीं टेम्परेचर बढ़ाते चले जाइए, सीओपी भी घटेगा और लोड स्ट्रेस भी बढ़ेगा। और सीओपी 1 से नीचे आने लगा यानी कि आप कूलिंग बहुत कम कर रहे हैं। यानी कि 1.5 किलोवाट खाएगा, पता चला 200-300 वाट का कूलिंग दे रहा है, वो प्रैक्टिकल नहीं रहता है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। हीट लिफ्ट का वो लिमिटेशन है, यानी कि जो आप रेफ्रिजरेंट को जब कंप्रेस कर रहे हैं वो कितना गर्म हो रहा है। ऑब्वियसली वो 100-150 डिग्री सेल्सियस गर्म नहीं होगा, वो जितना गर्म होगा उतना ही गर्म, उसका एक लिमिट है। क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते जो बहुत हॉट जाए, लेकिन वो बहुत महंगा हो जाएगा, बहुत एक्सपेंसिव होगा, प्लस बिजली भी ज़्यादा खाएगा, तो फिर फ़ायदा क्या होगा, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे चलाना। तो यही समझना बहुत ज़रूरी है कि डेल्टा टी का एक लिमिटेशन होता है। अंदर 25 है तो बाहर 40 हो या 45 हो चलेगा, 50-55 होगा तो इसलिए तब आपको इंडस्ट्रियल कूलिंग चाहिए। तो यही समझना बहुत ज़रूरी है। अब रहा बात कि ये जो काम कर रहे हैं कि हम होता क्या है, आप एक जगह पे ये बॉईल करते हैं रेफ्रिजरेंट में क्या देखना होता है कि कम टेम्परेचर पे वो बॉईल हो। कि बॉइलिंग का क्या मतलब होता है, इवेपोरेशन का क्या मतलब होता है, वो गर्मी खींच रहा है। तो यहाँ पे वो इवेपोरेट कर रहा है, वो गर्मी खींच ले रहा है। अब आप इसे डाल रहे हैं, वेपर जो है, वेपर को एक कंप्रेसर में, कंप्रेसर में दबाव डाल रहे हैं, कंप्रेस हो जा रहा है, कंप्रेस होकर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर गैस जा रहा है जिसमें रेडिएटर में, जिसे हम लोग कंडेंसर कहते हैं। कंडेंसर में आप उस पर हवा घुमा रहे हो तो वो गर्मी निकाल दे रहा है, और गर्मी निकालने के बाद तो कंडेंस हो रहा है क्योंकि आपने प्रेशर डाला हुआ था। फिर वो जो लिक्विड है, वो लिक्विड जा रहा है एक्सपैंड कर रहा है। लिक्विड जैसे ही लिक्विड टू गैस में करेगा, वो फिर से इवेपोरेशन साइकिल चलाएगा। आपका यहाँ ठंडा होगा, यहाँ गर्मी होगा, बेसिकली वो गर्मी यहाँ से खींच के यहाँ निकाल दे रहा है, और ये उल्टा कर पा रहा है। यही सबसे बड़ा बात होता है। यानी कि नॉर्मल पंखा आपका सिर्फ हवा इधर से उधर कर पाता है, ये नेगेटिव चल सकता है। यानी कि आपका ये जैसे मान लीजिए सेक्शन है, ये सेक्शन पे 25 डिग्री सेल्सियस, इधर 50 है, वो 25 से गर्मी खींच के 50 में डाल देगा। जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस उल्टा चलाता है ना, वैसे ही ये उल्टा चलाता है। गर्मी ये ठंडे जगह से खींच के बाहर गर्म जगह पे डाल पाता है, इसीलिए इसे हीट पंप कहते हैं। तो ये काम जो कर रहा है, यानी कंप्रेसर जो कर रहा है, क्या होगा, यही काम गर्मी से ट्रिक लगा के आप करने लगें, और यही कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। यानी कि आप कितना गर्मी निकाल रहे, खींच रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका कंप्रेसर खा रहा है, और जो बाहर गर्मी निकल रही है वो कितना है। तो ये रहा बात कि ये कैसे करेंगे कि ये काम गर्मी से करें कंप्रेसर की जगह पे, ये समझना बहुत पहले से यही होता था। हम लोगों ने इसे छोड़ दिया, मतलब इस तरह के सिस्टम्स को छोड़ इसलिए दिया है क्योंकि नॉर्मल कंप्रेसर ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है। लेकिन अब हम लोग वहाँ पहुँचे कि वो जो गैप था वो गैप खत्म होने लग रहा है। तो वही है, वाटर भी वही काम कर सकता है। बोलेंगे तो वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस में बॉईल होता है, हाँ भी और नहीं भी। वाटर 100 डिग्री सेल्सियस स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर में बॉईल होता है, इवेपोरेट होता है, बात एकदम सही है। लेकिन अगर आप प्रेशर घटाते चले जाएं, यानी कि ऑलमोस्ट 1 PSI तक उतार दें, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे भी आप पानी उबाल सकते हैं। तो उबालने का नहीं, इवेपोरेट करने का। तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि अब आपको कूलिंग पानी दे पाएगा जैसे रेफ्रिजरेंट देता है। बाय द वे रेफ्रिजरेंट बहुत नीचे जाता है, -18, -25, लेकिन अगर 20 पे भी बॉयल कर तो काफ़ी हो जाए। जैसे अल्कोहल अगर आपके स्किन पर पड़ता है कैसे ठंडा ठंडा लगने लगता है, वैसा ही समझिए आप पानी से भी कर सकते हैं, बस उसको लो प्रेशर चाहिए। तो ये हीट पंप वही है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाल रहे हैं, कितना गर्मी खींच रहे हो, कितना बाहर फेंक रहे हैं, वो दोनों का रेशियो को कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कहते हैं। नंबर बड़ा मतलब बल्ले बल्ले, नंबर छोटा मतलब आपकी बैंड बजेगी बिजली बिल में। और ये सिस्टम का एक लिमिट होता है कितना डेल्टा संभाल सकता है। यानी यहाँ अगर 25 डिग्री है तो यहाँ 50 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये 55-60 होने लगा वो बोल जाएगा, यानी कि 1 से नीचे हो जाएगा सीओपी। और क्यों नहीं हम लोग ऐसा बना सकते हैं, लेकिन आप ना उसे चला पाएंगे ना तो खरीद पाएंगे, क्योंकि बिजली बहुत खाएगा और वो भी होगा क्या बोलते हैं एक्सपेंसिव भी बहुत होगा।
और जो बीच में आप लोग सुनेंगे CO2 सिस्टम इस्तेमाल करें, CO2 में ये फ़ायदा होता है कि वो एक ही साइकिल में बहुत हॉट चला जाता है। COP उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन एटलीस्ट काम कर पाता है कि भैया हम आपको 70 मतलब इंडियन हॉट मिनट्स में भी हम आपको कूलिंग दे पाएंगे। बट अगेन उसका कंप्रेसर का दाम देख के दुनिया त्याग दीजिएगा। तो ये हुआ हीट पंप। अब बात करते हैं एब्जॉर्प्शन चिलर यानी कि बी। ठीक है, ये बात याद रखिए, यहाँ पे एक एब्जॉर्प्शन भी एक एडजॉर्प्शन भी है। तो हम लोग एब्जॉर्प्शन चिलर इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसा भी है कि यहाँ पे गर्मी लेते हैं। वो कहाँ से गर्मी मिल रहा है ये आप पे है। जैसे कि कोई कोल पावर प्लांट है, जो कोल पावर प्लांट में जब स्टीम टरबाइन को घुमा लेता है, उस स्टीम में प्रेशर बहुत खत्म हो जाता है। मतलब बम प्रेशर आ रहा था, वो प्रेशर खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट वैक्यूम हो जाता है। इसीलिए देखिए स्टीम, हाई प्रेशर स्टीम आ रहा है, इतनी सुन पाइप से आएगा, निकल रहा है इतना बड़ा पाइप से हो जाता है, ऑलमोस्ट वैक्यूम तक हो जाता है, लेकिन टेम्परेचर बहुत रहता है उसमें। तो उस तरह का अगर आप वेस्ट हीट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट हीट, जहाँ बम गर्मी है, फायर से भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गैस बहुत सस्ता रहता है, वहाँ पे लोग ऐसे ही AC चलाते हैं। तो आपको गर्म चाहिए। यहाँ पे 250 से ऊपर का ही बात कर रहे हैं, मतलब कम में चला सकते हैं, बट जनरली वो पुअर परफॉर्मेंस देगा। उसको कहा जाता है सर कम से कम 150-200 डिग्री सेल्सियस का पानी दो। अब बोलेंगे उतना कैसे करें? या तो उसमें आप ये ऑयल से इस्तेमाल करो, या तो प्रेशराइज पानी का इस्तेमाल करो, वो उतना बड़ा बात नहीं है। तो वो हो गया। और कूलिंग वाटर भी चाहिए होता है। ठीक है, 3 सर्किट की बात होती है। एक होता है हॉट वाटर, जो आपका सोर्स है, जो मेन बिजली जो आप कंप्रेसर में डाल रहे हैं, उसको आप बदल दिए हैं हॉट वाटर से। कूलिंग वाटर यानी कि जहाँ पे वो गर्मी रिजेक्ट कर रहा है, COP का मतलब है गर्मी खींच के कहीं फेंक रहा है ना, कहाँ फेंक रहा है, वो कूलिंग वाटर आपका हो गया। यानी जो आपका कूलिंग टावर से जुड़ा होगा उसमें गर्मी फेंकेगा। अब रहा बात इसमें आपको मिलेगा क्या? मिलेगा ये काफ़ी कम टेम्परेचर तक जा सकता है, -5 डिग्री से कुछ डिज़ाइन तो -30 छूने लगता है। यानी कि ये एक्चुअली बर्फ़ जमा देगा, पानी का इस्तेमाल करके बर्फ़ जमा देगा। और इसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ठीक ठाक होता है, मतलब 0.7 से लेकर 0.8 तक। बाय द वे, अगर आपका कंप्रेसर इतना ख़राब दे रहा है तो कंप्रेसर फोड़ दिया जाएगा। ये इसीलिए कह रहे हैं, ये हम लोग बहुत पहले से बनाते हैं, मतलब 200 साल से, बट इसके वहीं यूज़ करते हैं जहाँ वेस्ट हीट है। आप कोल पावर प्लांट चला रहे हो, कोल पावर प्लांट का कूलिंग चाहिए कि उसमें, वहाँ पे क्या फ़ायदा है आपके पास? जब वेस्ट हीट है जो कंडेंसर को ठंडा करने में लग रहा है, कंडेंसर का पानी इसमें डालिए, बम चलाइए, तो आपको वहाँ पे ये मिल जाता है। और कुछ डिज़ाइन है जो डबल इफेक्ट है, मतलब कि हॉट रेफ्रिजरेंट का इस्तेमाल करके उसी से प्री हीटिंग करके वो आपका 1.4 COP तक जाता है। वो वहाँ पे अच्छा हो रहा है। यानी कि अगर आप 1 मेगावाट का आग निकाल रहे हैं, आपको 1 मेगावाट से ज़्यादा का कूलिंग मिलेगा। वो काफ़ी बड़ा बात हो जाता है। तो वो सब ऑप्शन है। तो हो कैसा है रेफ्रिजरेंट? क्या रेफ्रिजरेंट सीधा है कि आपका पानी आ रहा है, ठीक है, पानी बॉयल हो रहा है, तो आपका ये सीधा समझिए, पानी जब बॉईल हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, यानी कि आप पानी छिड़क रहे हैं, पानी इवेपोरेट कर रहा है। आप बोलेंगे इवेपोरेट क्यों कर रहा है? इवेपोरेट इसलिए कर रहा है, ये जगह पे सारा सिस्टम लो वैक्यूम पे चल रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 0 PSI पे है। पानी इवेपोरेट कर जाएगा, उसमें लो आपका कूलिंग वाटर हो जाएगा। ठीक है, अब रहा बात वो पानी निकालिएगा कैसे? पानी निकालने के लिए एब्जॉर्बर का इस्तेमाल किया जाता है। एब्जॉर्बर जो है आपका, वो लिथियम ब्रोमाइड जैसा कुछ होता है। मतलब सॉल्ट मैं बता रहा हूँ, लिथियम ब्रोमाइड है, ऐसे बहुत सारे और सॉल्ट भी आते हैं। जनरली लिथियम ब्रोमाइड यूज़ करते हैं क्योंकि फचांग कम होता है, हानिकारक कम होता है। लिथियम ब्रोमाइड जो है वो खाने लगता है पानी को। लिथियम ब्रोमाइड पानी सोखता है, जैसे कि आपको पता है नमक पानी सोखता है, वैसे ये बहुत ज़्यादा पानी सोखता है। तो अगर आप कहीं पानी छिड़क रहे हैं और बगल में लिथियम ब्रोमाइड रखें, लिथियम ब्रोमाइड लिटरली उसको सोखने लगेगा, वो गीला हो जाएगा। तो रहा बात कि दूसरा जो सोल्यूशन है उसमें वही है, लिथियम ब्रोमाइड है। वो लिथियम ब्रोमाइड खाने लगता है पानी को, इसीलिए वहाँ पे लो प्रेशर है। आप वहाँ पे एक बार वैक्यूम पुल कर दिए, गाड़ी स्टार्ट कीजिएगा, पानी छिड़कने लगे तो ऑब्वियसली वो इवेपोरेट करेगा, तो स्टीम प्रेशर बन जाएगा, वेपर प्रेशर जिसको कहते हैं। वो वेपर प्रेशर बन नहीं पाएगा क्योंकि ये लिथियम ब्रोमाइड उसको खाने लगता है। तो यहाँ पे आपका इवेपोरेशन कंटिन्यूसली चल रहा है, पानी कहाँ जा रहा है? लिथियम ब्रोमाइड में जा रहा है। ठीक है, ये आपको कूलिंग एक्शन दे दिया। ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड ले लिया, लिथियम ब्रोमाइड सैचुरेट होगा। अब आप लिथियम ब्रोमाइड को लीजिएगा, उसे डालिएगा ड्राइविंग यूनिट में, यानी कि जहाँ पे बम गर्मी डालना है, यही आपका कंप्रेसर चल रहा है। यहाँ पे आप उसे रीजनरेट करेंगे। यहाँ पे रीजनरेट का मतलब क्या होता है? इसमें आप गर्मी डालेंगे, जितना भी आपका, जैसे इस डिज़ाइन में है 90 डिग्री सेल्सियस का गर्मी डाल रहे हैं, और वहाँ पे वो लिथियम ब्रोमाइड जो लिक्विड है, उस लिक्विड में से काफ़ी पानी निकल जाएगा। पूरा नहीं निकल, वो अभी भी लिक्विड ही रहेगा, मैं एकदम क्लियर करता हूँ, बस उसका कॉन्सेंट्रेशन रिचार्ज हो जाएगा। मतलब वो सैचुरेशन था वो डिसैचुरेट हो जाएगा, आप उसे निकाल देंगे। अब ये जो पानी निकाले आप उससे, वो कहाँ जाएगा? वेपर है, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा कंडेंसर। यहीं पे आपको कूलिंग वाटर चाहिए, यानी जो आपका कूलिंग टावर से जुड़ा हुआ है, वहाँ उसको वो कंडेंस कर देगा, आपका फ्रेश वाटर वापस आ गया। फ्रेश वाटर आपका गया इवेपोरेटर वाले में, मतलब एब्जॉर्बर ऐसे चल रहा है, फ्रेश वाटर ऐसे चल रहा है। वही इवेपोरेशन, कंडेंसन, जनरेशन, एब्जॉर्प्शन, इवेपोरेशन, कंडेंसन, जनरेशन, एब्जॉर्प्शन, ये आपका चलता रह रहा है। तो वही आपका चिल्ड आएगा पानी 12 डिग्री सेल्सियस का, ठंडा हो जाएगा 6 डिग्री तक का। और 6 डिग्री में ठंडा हो सकता है, आराम से हो सकता है। 6 डिग्री पानी जो है बहुत ठंडा होता है, वो आपका रूम से उमस हटा देगा। फिर रहा
कूलिंग टावर में जो पानी डाला जाएगा वो 28 डिग्री सेल्सियस का रहेगा और गर्म होकर 35 डिग्री सेल्सियस पे निकलेगा। जो आपका ड्राइविंग टेम्परेचर है वो 90 डिग्री का आप डालेंगे, 80 डिग्री सेल्सियस का निकल जाएगा। मतलब इस डिज़ाइन में 1 मेगावाट का गर्मी डाल रहे हैं और आपको चिल्ड वाटर मिल रहा है 0.7 मेगावाट का। मतलब अच्छा खासा कूलिंग है वो। और आपको जो कूलिंग टावर है जिसे सारा गर्मी निकालना है उसका कैपेसिटी होना चाहिए 1.7 मेगावाट, तब जाके ये सारा सिस्टम चल पाएगा। ऑब्वियसली पानी खूब सारा लगता है, ट्यूबिंग लगता है, सैचुरेशन लगता है, पंप्स लगते हैं, लेकिन ये फचांग वाला चीज़ नहीं है। मतलब कि कंप्रेसर नहीं चाहिए आपको, बस हाँ मेटल ऐसे होना चाहिए जो लिथियम ब्रोमाइड संभाल सके, क्योंकि करोजन का थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो थोड़ा सस्ता मेटल लगाएंगे तुरंत करोड़ हो जाएगा, थोड़ा ढंग का मेटल होना चाहिए। और ये साइकिल रिपीट करता है और वैक्यूम जो है मेंटेन वैसी से होता है कि आपका लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन जो है वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वेपर खाते रहता है और वो स्टेबलाइज होकर रुक ना जाए, इसीलिए आप उसे पंप करके दूसरी जगह डालते हैं, पंप डाल के उसे बॉईल करते रहते हैं। तो यही चेंबर खूब सारा रहता है बाय द वे। इसमें चेंबर इसी ये जो देख रहे हैं 2 चेंबर इसीलिए है, जनरेटर और कंडेंसर अलग जगह पे है और इवेपोरेटर और एब्जॉर्बर अलग जगह पे है। ये इसीलिए इतना लंबा प्लम्बिंग लगता है। नीचे मैंने वीडियो दे दिया बाय द वे। इंडिया में अच्छी कंपनी है जो इसकी वर्ल्ड लीडर टाइप कैटेगरी में आती है, मतलब कि वर्ल्ड्स बेस्ट में आती है, इंडिया में बनता है, मतलब पूरा स्टार्ट टू फिनिश। तो यही आपका समझिए साइकिल रिपीट करता रहता है और कॉन्सेंट्रेट को आपको मैनेज करना है। लिथियम ब्रोमाइड जो है वो कितना है उसको मैनेज करना है, तभी यहाँ वैक्यूम रख पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि वो पूरा सैचुरेट हो गया है, यहाँ पे जो आ रहा है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, कूलिंग इफेक्ट बंद हो जाएगा, मैनेज करना होता है। और यहाँ पे आपको 3 साइकिल चलाना है। पहला हीट सोर्स जो आपका मेन वर्क है, कहाँ से आ रहा है वो आप पे है। जैसे कि कुछ कुछ डिज़ाइन में जैसे मान लीजिए बड़ा बड़ा डीजल जनरेटर है, ठीक है, डीजल जनरेटर में इतना वेस्ट हीट निकलता है, वो वेस्ट हीट डालो। आप वेस्ट हीट तो निकल रहा है 90-80 डिग्री सेल्सियस, उसका रेडिएटर तो इससे ज़्यादा गर्म पानी झेल रहा है, उसको डालो, आराम से आपका ये चलने लगा। कूलिंग टावर, हाँ आपको ये एक्स्ट्रा खर्चा होगा कि बड़ा कूलिंग टावर, ये मशीन प्लस बड़ा कूलिंग टावर, लेकिन अब आपको कूलिंग मिल रही है। जैसे मान लीजिए आप जनरेटर से आप एक जगह चलाना चाह रहे थे, वहाँ पर आप बिजली लीजिएगा, फिर बिजली से AC चलाइएगा, या तो डायरेक्ट AC चलाइए, बिजली अलग रखिए। तो ये इसी को कहते हैं कंबाइंड हीट एंड पावर, यानी कि आप डबल डिपिंग कर रहे हैं। तेल जो जल रहा है जलेगा, कितना भी अच्छा जनरेटर हो 30-35% ही इफिशिएंट होगा इलेक्ट्रिकल कन्वर्शन में। तो जो वेस्ट हीट है जो कि 70% है, उसी से अगर आप वर्क कर लेते हैं, इवन अगर उसका COP कम भी है, चूंकि वो इतना ज़्यादा हीट है, आपको कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। यही मतलब कि न्यूयॉर्क में बहुत जगह पे जैसे बड़े बड़े उनके कोल पावर प्लांट्स बाहर लगाए जाते थे, तो उस कोल पावर प्लांट का वेस्ट हीट होता था, तो उसको उसी से स्टीम चला के शहर को गर्म कर देते कि भैया मैं आपको बिजली बना के दूं, वो बिजली से आप हीटर चलाइए, काहे वेस्ट कर रहे हैं, हम अपना वेस्ट एनर्जी से आपका काम कर देते हैं। और ये उसी का, हम आपका वेस्ट एनर्जी से कूलिंग दे देते हैं, आप क्यों टाइम खपा रहे हैं। तो जहाँ पे भी आपका जैसे कोई इंडस्ट्रियल प्लांट है, फर्नेस वाला कुछ काम हो रहा है कि ठीक है सर बहुत कूलिंग की ज़रूरत पड़ रही है, हीट है सर आपके पास, वेस्ट हीट है, चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हीट सोर्स हो गया। और इसमें जितना गर्म होगा उतना अच्छा है, मतलब कि 100 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस, 250 डिग्री सेल्सियस, जितना हॉट रहेगा उतना अच्छा रहेगा। प्लस कूलिंग वाटर चाहिए। कूलिंग वाटर मतलब जो कूलिंग टावर है वो चाहिए। यहाँ पे कुछ कुछ डिज़ाइन में अगर बहुत गर्म जगह जैसे इंडिया में है, तो कई बार इसमें वो ऑलमोस्ट कोयला पावर प्लांट जैसा करना पड़ता है, यानी कि इवेपोरेटिव कूलिंग टावर चल रहा है, यानी कि पानी को खाने लगता है। चिल्ड वाटर जो है आपका, ये आपका एक्चुअल कूलिंग है, ये आपको जो करना कीजिए। तो ये नॉर्मल एब्जॉर्प्शन चिलर चलता है, लिथियम ब्रोमाइड और वाटर रहता है। बहुत सारे और डिज़ाइन भी है, जिसमें एक ठो डिज़ाइन है जिसमें अमोनिया और वाटर भी है, पुराने टाइम में फ्रिज आता था वैसे ही। तो है बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत सारे, लेकिन इसको टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा चाहिए, परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी अच्छी होती है। मतलब जापान में काफ़ी इसका बिक्री होने का, जहाँ पे वो डाइची पावर प्लांट बूम हुआ तो एकाएक बहुत ज़्यादा बिजली ग्रिड से ख़त्म हो गया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग रह नहीं सकता बिना AC के। तो वो क्या करे, तो गैस पाइपलाइन था, गैस पाइपलाइन से ये चलाने लगे। तो अगर आप पास गैस पाइपलाइन है ना, बाय द वे यही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि गैस लीजिएगा, गैस से आप जनरेटर चलाइएगा, जनरेटर से बिजली बनाइएगा, बिजली से AC सीधे चलाइए, सीधे चलाइए, ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो इसीलिए काफ़ी लोग इसको करते हैं कि मान लीजिए आप बेंगलोर में है, बड़ा बिल्डिंग बना दिया, बड़ा बड़ा जनरेटर, बड़ा बड़ा AC चलाएगा, इसलिए सर क्यों नौटंकी कर रहे हो, वो करो। बस उसमें ये दिक्कत हो जाता है कि बंद रहेगा तब क्या करोगे। तो वो थोड़ा सा फंसाएंगे, बट लेकिन जिनका है कि हमको गैस पे ही गैस से जनरेटर बना, क्योंकि पावर प्लांट टूट गया है, वो लोग के लिए इससे बेटर कुछ नहीं था। जापान में बहुत बिक्री हो गया इसका एक एब्जॉर्प्शन चिलर का। वो बहुत जगह और भी यूज़ होता है कि सर हम बिजली लेके AC चलाएंगे, या बिजली लेके मतलब गैस लेके सीधे उसे कूलिंग करते, तो वो ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब बात करते हैं एडसॉर्प्शन, D।
एडजॉर्प्शन चिलर, ये सॉलिड स्टेट होता है, इसमें लिक्विड डेसिकेंट नहीं इस्तेमाल होता है, इसमें सॉलिड पानी अभी भी रहता है, वाटर है लेकिन सॉलिड डेसिकेंट है, इसीलिए उसे सॉलिड स्टेट बोला जाता है। यहाँ पे आपका पानी ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, यानी ये जनरली माइनस टेम्परेचर नहीं जाएगा, तो 5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री तक रहता है। अभी भी ये चिल है, आपका रूम अभी भी ठंडा हो जाएगा, हाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। लेकिन हाँ, इसको गर्म पानी गर्म चाहिए, ना कि आग लगा दो, वो नहीं चाहिए। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस थोड़ा खराब होता है, 0.4 से लेकर 0.6। कुछ कंपनी क्लेम कर रही है कि इनका नया एडवांस डिज़ाइन है जो 1.4 छू सकता है। असंभव नहीं है बट मुश्किल है, मतलब मुश्किल हो चाहे नहीं हो, दाम पक्का डबल है ये। तो इसमें होता है कि H2O आपका है, जहाँ पे आपका ये जो चेंबर है, जहाँ पे आप पानी ठंडा कर रहे हैं, यहाँ पे पानी है, पानी आप छिड़क रहे हैं पाइप्स पे, पाइप से वो इवेपोरेट कर रहा है, गर्मी खींच ले रहा है, चिल्ड वाटर चिल हो गया, गर्मी निकल, अब ये जो वेपर निकला, वेपर ये चेंबर में जाएगा, ये चेंबर उसको खाएगा, उसको खाने के दरमियान ये गर्म होने लगेगा। इसमें आप कूलिंग वाटर चला रहे हैं, ठीक है, ये गर्म कर लिए, यहाँ पे ढक्कन आप बंद कर दोगे, जब ये सेक्शन सैचुरेट होगा ये ढक्कन बंद कर दोगे, ये ढक्कन बंद होगा, ये सेक्शन हो गया अलग। दूसरा, आपका जो हीट सोर्स है, वो सोर्स को आप चेंबर नंबर 1 में डाल रहे थे, यहाँ नीचे आपने सील किया हुआ, ऊपर खोल दिया, अब इससे आप डिस्चार्ज कर रहे हो, यानी कि जो यहाँ पे जियोलाइट आपने जैसे मान लिया डाले हैं, जियोलाइट को भूंज दे रहे हैं, 50 डिग्री सेल्सियस पे भूंज दे रहे हैं, तो इससे वाटर सारा डिजॉर्ब हो जा रहा है, निकल जा रहा है, वो जा रहा है आपका कूलिंग वाटर में, वहाँ पे वो बेचारा कंडेंस कर रहा है, कंडेंस करके आपका जो कूलिंग वाटर उसको वो गर्म करता है, वो रिजेक्ट हीट हो गया, फिर आप ढक्कन इसको बंद करेंगे, ये फिर फ्लिप किया जाएगा, मतलब कि पानी को उल्टा घुमाया जाएगा। जो ये इसमें एक थोड़ा दिक्कत होता है कि वाल्व भी चाहिए और आपका पानी का साइकिल भी बदलता रहता है। और इसके डिज़ाइन में जैसे सिलिका जेल यूज़ कर रहे हैं, तो आपका हॉट वाटर आ रहा है 90 डिग्री सेल्सियस। अब बोले 90 तो ज़्यादा हो गया, उतना नहीं, इसके लिए 90 आप ऐसा समझिए कि सोलर वो जो वैक्यूम ट्यूब वाले आते हैं उससे हो जाएगा। और बाय द वे 50 पे भी ये चलने लगता है, वो आपका एब्जॉर्प्शन चिलर 50 पे बंद हो जाएगा, ये 50 पे चल सकता है, यही इसका मेन बात होता है। 90 दीजिए, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90 ही देना है, आप इसको 70 में भी कर सकते। 70 पे तो सीधा प्लेट सोलर कलेक्टर आपको दे देगा, इंडिया में कोई टेंशन नहीं है। तो वो आपका आया हॉट वाटर, ये इसको भूंज दिया, भूंज के इससे पानी निकाल दिया, पानी आपका कंडेंसर वाले लूप में अपना गर्मी डाल दिया, ये फ्रेश हो गया, फ्रेश हो जाएगा तो ये वाल्व फिर इसको लेगा, ये जैसे ये अभी फ्रेश है, इसमें आपका यहाँ पे पानी को इवेपोरेट किया जा रहा है, पार्शियल प्रेशर जो है वो मेंटेन हो रहा है सिलिका जेल से, सिलिका जेल गर्मी गर्म ना हो जाए इसलिए आप कूलिंग वाटर उसमें पहले चला रहे हैं, कूलिंग वाटर इसको कर रहा है बचा खुचा। तो आपका कूलिंग वाटर 29 डिग्री सेल्सियस पे घुसा, 38 में निकला, आपका हीट सोर्स 90 में घुसा, 83 में निकला, आपका जो चिल्ड वाटर है 12 डिग्री सेल्सियस पे घुसा, 7 डिग्री सेल्सियस पे निकला। ये इसमें करते हैं, इसका इफ़िशियंसी कम होता है, ये बात एकदम सही है, लेकिन कम पे ये काम कर पाता है, मतलब वो बंद हो जाएगा जितने पे, ये बोले 60 पे थारा भाई संभाल लेगा, 70 पे थारा भाई उड़ने लगेगा। तो अगर COP पर टेम्परेचर देखें, पर डिग्री सेल्सियस, तो बहुत अच्छा है। और रहा बात इसका परफॉर्मेंस, आप ऐसे भी बढ़ा सकते हैं कि आपको मान लीजिए 12 डिग्री नहीं चाहिए, 12 डिग्री ठंडा होता है, जैसे अभी हम देख रहे हैं जापान में कोई कह रहा था जापान में हीट वेव आ गया 27 डिग्री, हम लाइक हमारा AC 27 पे सेट किया हुआ है तो ये ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कि अगर आप लोगों के घर में जहाँ पे भी 4-5 प्लेट सोलर पैनल का बात हो रहा है या 8 प्लेट का सोलर पैनल का बात हो रहा है, वहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है उतना करने का, आप आराम से ऐसा कर दो ना कि सर ठीक है बस आप 20 डिग्री ही करो, क्योंकि इंडियंस लोग का संभाल लेंगे भैया। 20 डिग्री का अगर आपका वाटर रेडिएटर है जो गर्मी सोख रहा है, वो रूम ऑब्वियसली 20 नहीं जाएगा, लेकिन रूम 25 तक जाएगा, रूम ठीक है सर, अपने लोग 25 संभाल लेंगे सर, वी कैन हैंडल इट। तो ये हमारे लिए मतलब स्मॉल स्केल पे बहुत अच्छा, बड़े स्केल पे इसे नहीं यूज़ करना है। मतलब क्या बोलेंगे सर मेरे पास जेट इंजन पावर प्लांट है और हम ये डालना चाहते हैं, क्या बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कूलिंग डालना चाहते हैं, वहाँ पे इसको नहीं यूज़ करने वाले सर। जेट इंजन है, उसका एग्जॉस्ट बम है, उसमें आप चलाओ एब्जॉर्प्शन चिलर और उससे आपका कूलिंग करो। इंडिया में काम चल रहा है कि कुछ कुछ जगह पर डिस्ट्रिक्ट कूलिंग डालेंगे। पहला अहमदाबाद में बगल में सूरज सिटी करके ऐसा है, उसमें ट्राई किया जा रहा है। तो जहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कूलिंग चाहिए और वहाँ पे अगर पावर प्लांट है तो वो चलाइए ना सर, पावर प्लांट का जो वेस्ट हीट है उसी से चलाइए ना, AC के साथ बिजली दीजिएगा, बिजली से AC चलाएगा। तो डायरेक्ट वेस्ट हीट से कीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और टोटल कन्वर्शन इफिशिएंसी मतलब फ्यूल टू इलेक्ट्रिसिटी अभी आपका 30% होगा, बहुत हाई तौबा किए तो। अगर कंबाइंड हीट एंड पावर तो फ्यूल टू यूजफुल वर्क 60% हो जाता है, तो इसीलिए वो कर सकते हैं। और ये वाले सिस्टम हम लोग को सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल करके कूलिंग दे सकता है। और यही समझिए आपका वो वेस्ट हीट अभी भी निकल रहा है, लेकिन मेन सोर्स हीट कहाँ था, सन का ही था, इसीलिए ये कम फीडबैक करता है। वो जो इंडस्ट्रियल वाला वो भी वही करता है कि जब आपका वेस्ट हीट है ही जो आप रिजेक्ट कर ही दोगे एटमॉस्फेयर में, उससे काम क्यों नहीं कर लेते,
ताकि फीडबैक कम हो। ये दोनों टेक्नोलॉजी का मेन बात वही है कि ये जो एसी शुद्ध नुकसान जो कर रहा है उसको कम कर देता है, और इसको अगर आप सोलर वाले से चलाते हैं तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कर देता है। पहला तो आपका घर ठंडा रहेगा क्योंकि गर्मी पड़ नहीं रही है छत पे, और दूसरा ये जो निकाल रहा है उसमें और लीक होने वाला कुछ है नहीं। मतलब दोनों चीज़ इसमें, सिलिका जेल इनर्ट होता है, आपके जूते वाले बैग सब में देखते हो ना आता होगा, इनर्ट है। बना सकते हैं आप अपने से, बाय द वे उतना इफेक्टिव दे पाएंगे कि नहीं, लेकिन बना जरूर सकते हैं। पानी रहता है, कोई ज़्यादा फचांग नहीं है। तो ये हुआ एडजॉर्प्शन चिलर। ये इसमें भी वही है, 3 साइकिल चलता रहता है। एक है आपका चिल्ड वाटर, एक हॉट वाटर, एक कूलिंग वाटर। बाय द वे इसमें दिक्कत ये होती है कि प्लम्बिंग आपको चेंज करते रहना है। प्लंगिंग चेंज करना मतलब ये सेक्शन ए को पहले चार्ज किए, इस सेक्शन बी का फ्लशिंग होने दो, फिर ऐसे टक 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 ये करना पड़ता है। अब रहा बात कि भविष्य में क्या कर सकते हैं, तो यहाँ समझिए इंडिया बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच रहा है कुक ऑफ होने के लिए। कुक ऑफ का मतलब है कि हम लोग गए ऊपर, खत्म, मतलब दी एंड। मतलब कि इंडिया 2035 ना दिखे, ऐसा खतरनाक सिचुएशन है। क्योंकि सारे फार्मर्स बोलेंगे सर अब तो चला दिए एसी, सारी गर्मी आ गई, हमारा ज़मीन जल गया, काम खत्म, दी एंड। पानी कहाँ से लाएंगे, उतना पानी डाल भी नहीं सकते। और पानी डालते जाइए, पानी डालते ही वो इवेपोरेट करेगा। तो कुक ऑफ टेम्परेचर है। और अगर हम लोग अभी से ब्रेक लगाना नहीं शुरू किए तो ब्रेक लगेगा भी नहीं। और हम लोग का एटलीस्ट ये करना है कि और आग मत लगाओ। आगे का जो समस्या का समाधान होगा लेकिन और आग मत लगाओ। तो वही इंडस्ट्री वाले को कूदना पड़ेगा एब्जॉर्प्शन चिलर पे कि सर हम इंडस्ट्री चला रहे हैं, हमें कूलिंग के लिए खर्चांग करना ही है, भले वो मशीन महंगा पड़े लेकिन वो करना जरूरी है क्योंकि वो फीडबैक लूप सुधार रहा है। तो ये इस पर गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है क्योंकि इंडिया में टेक्नोलॉजी है इस मामले में। मैं कहूँगा एटलीस्ट 2 से 3 बड़ी कंपनी है जो चलाती है, तो एब्जॉर्प्शन चिलर आपको मिल जाएगा। दूसरी बात घर वालों के लिए और सोलर फार्म वालों के लिए कि हम लोग ये पीवी पैनल चला नहीं सकते क्योंकि जो हम लोग सोलर पैनल अभी लगाए वो जलने पे आ रहा है। अभी की बात कर रहे हैं यानी 2025 2026 की बात कर रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि सोलर पैनल के इंडिया में पावर कम क्यों देता है, ये वारी का अगर आप कोई भी पैनल का डिज़ाइन लीजिएगा उसमें PDF अवेलेबल है, उसमें ये आपको चार्ट दिखेगा IV वेरिएशन विद टेम्परेचर। ये मामले में मेरे को दिल से गुस्सा लगता है लोगों पे नहीं, ISI वालों पे कि भैया वो 25 डिग्री पे क्यों रेटेड है। बट एटलीस्ट ये मैं कहूँगा वारी वाले में ईजिली दिखा देते कि सर आपका 25 डिग्री पे आपको यहाँ मिल रहा है, मान लीजिए 55 वोल्ट मिल रहा है, वो घटना शुरू हो जाएगा। जैसे सेल टेम्परेचर बढ़ेगा 70 पे वो आपका 42 हो जाएगा। जो आपका प्लेट का रेटिंग है वो 25 पे किया हुआ है और आपका तापमान बढ़ेगा, बोले 70 कहाँ से हो जाएगा। सर 60 तो ज़मीन का टेम्परेचर है। सोलर पैनल बहुत गर्म होता है, आप उससे देखिए बहुत गर्म होता है। ये यूरोप में दिखा रहे हैं, यूरोप में हीट में देखिए वो दिख रहा है आपका 50 डिग्री सेल्सियस। इंडिया में शुरू होगा, सुबह सूर्यदेव निकलेंगे वो 50 पहुंच जाएगा। तो हम लोग को यही चाहिए PVT पैनल, यानी कि सोलर पैनल है उसके पीछे ये सोलर वाटर हीटर लगा हुआ है। तो ये आता है इंडिया में, बस मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कोई इसे उतारे। और ये मेरे को समझ में नहीं आता कि यूरोपियन कैसे सॉल्व कर लिए। उनको तो बर्फ़ जमने का टेंशन रहता है, वो सॉल्व कर लिए कि बर्फ़ कैसे जमेगा, हम उसको कैसे मैनेज करेंगे। हम लोग नहीं लाए, हमें ज़रूरत है। और रहा बात पहले यही था मेरे पास कि जवाब नहीं था हम क्या करेंगे उस हीट का। ठीक है भैया आप वॉशिंग मशीन चलाइए, गर्म गर्म पानी से अच्छा कपड़ा रहेगा। डिश वॉशर चलाइए, काम वाली बाई सबका जीना हराम कर रही है तो उनको तो निपटाना पड़ेगा। तो जैसे धोबी वालों को निपटा दिया गया वैसे उनको भी निपटाया जाएगा। तो डिश वॉशर रेडी है लेकिन डिश वॉशर गर्म पानी चाहिए, ये बोलेगा थारा भाई गर्म पानी दे देगा। फिर कपड़ा कहाँ सुखाइएगा, सब लोग अपार्टमेंट में रहते हैं, कपड़ा कहाँ सुखाइएगा सर, कपड़ा सुखाइए ना सर, कोई टेंशन नहीं है, अलमीरा में रखिए, अलमीरा में गर्म पानी से रेडिएटर चलाइए। और रावत वो सब तो ठीक है, एड ऑन है, लेकिन मज़ा नहीं है। मज़ा आएगा ये चलाइए ना सर, एब्जॉर्प्शन हीट पंप। अब ठंडा कीजिए ना घर को, क्या टेंशन ले रहे, एसी खर्चा ही मत उठाइए, आप ठंडा कीजिए। बोले उतना ठंडा नहीं होगा, दिन में ही काम करेगा। दिन में ही ना आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है। अगर आपका कमरा गर्म नहीं हो रहा है दिन में तो रात को उतना टेंशन नहीं रहेगा। और अगर आप एसी रखे भी हैं कोई दिक्कत नहीं है। आप 2 चीज़ कर सकते हैं, दिन में आपका ये एब्जॉर्प्शन चिलर आपको मतलब जहाँ पे एसी बोल जाएगा आप एसी बंद किया हो, ऐसे भैया धूप जूप जाएगा तब हम एसी चालू करेंगे। या अगर आपको मान ली लोड बहुत हाई है, एसी चलाइए, एसी को ये कैस्केड कर दीजिए कि एसी गर्मी हवा में डालेगा, बस उसके बाद भी कंडेंसर पूरा ठंडा नहीं हो पाएगा क्योंकि आउटडोर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। जितना वो कर पाए लेकिन उसके बाद ये उसको ठंडा कर देगा। मतलब कि जो रेफ्रिजरेंट है उसका बचा हुआ लोड ये संभाल लेगा। दोनों का आप कैस्केड कर देंगे ताकि जो मेन कंप्रेसर है वो मतलब ज़्यादा COP रहे। बिजली उतना ही खाएगा, मैं एकदम क्लियर, बिजली नहीं घटेगा। बिजली का मतलब पावर जो है जैसे 1.5 किलोवाट है 1.5 किलोवाट ही रहेगा। बस ये रहेगा कि 1.5 किलोवाट 2 घंटा चलने की जगह पे वो 1 घंटे में काम कर देगा। तो पैसा आपका इसलिए बचेगा कि यूनिट कंजम्पशन घट जाएगा, पावर नहीं। तो वही है, एब्जॉर्प्शन चिलर लो T डेल्टा पे काम कर सकता है। ये भारत सरकार को कूदना पड़ेगा कि सर ब्राय एयर इंडिया में बनाता है कि सर इसको आप छोटा बनाओ और कम टेम्परेचर के लिए बनाओ। मतलब एक ऐसा कूलर जो घर में आप सोलर लगा रहे हैं, PVT लगाइए, सोलर तो अभी सब लगा रहे हैं, PVT लगाइए, उसका गर्म पानी से सीधे कूलर चला दो भैया। सर कब चलता है ये, जब सूर्यदेव गर्म होते हैं तभी ये चलता है, टेंशन लेना ही नहीं है।
तो ये हमारे लिए ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि बोल रहे हैं ना सोलर पैनल जलने के बहुत नज़दीक है। अरे बाय द वे 75 बहुत कंजर्वेटिव है, वो यहाँ तक आ जाता होगा, आई एम प्रीटी श्योर 30-35 पे वोल्ट, जबकि पैनल का रेटिंग है 55 वोल्ट, ओह सॉरी 52 वोल्ट। तो ये सब में होता है बाय द वे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये भारत सरकार की बेवकूफ़ी है। हमारे एसी में भी ऐसा ही था। आप लोग देखते होंगे एसी में था EER, एनर्जी इफिशिएंसी रेटिंग। बाद में लोगों ने जूता चप्पल मारा, तब सुधार दिया इंडियन स्टैंडर्ड एनर्जी स्पेसिफिक रेटिंग, एनर्जी इफिशिएंसी रेटिंग। क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता ना सर, आप यूरोप का बोलें, हम चौंक गए, जापान में हल्ला कर रहे हैं लोग, गर्मी बढ़ गई, 27 डिग्री हो गया। इट्स लाइक हमारा एसी 27 पे है। तो हो सकता है ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो। हाँ, अगर 27 है और ह्यूमिडिटी बहुत है तो परेशान होइएगा। तो ये भविष्य है, हमें करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग कुक ऑफ के पास पहुंच जाएंगे कि भैया दिल्ली में बच्चे घसने खत्म। सर क्यों खत्म हो गए? जल गए। मतलब ये बहुत लोगों को है ना कि अरे हम संभाल लेंगे। नहीं सर, 60 डिग्री यहाँ घुसा, ये बॉडी बोलेगा सर मेरे नहीं बनाओ, मैं डीजल इंजन नहीं हूँ जो आप 60 डिग्री 70 डिग्री का हवा डाल रहे हो। ये एवियोल्स बोलेगा सर क्षमा कीजिए। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन, गर्मी से ठंडा कैसे बनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग जाए, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आए। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लेके, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल यार ऑफ नहीं है तो। आपने वीडियो देखा जिनकी मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।